आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे साइंस का। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 नैनोमीटर। बताओगे 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होगा? अच्छा बताओगे इन दोनों में से क्या हो सकता आंसर? नहीं हो सकता है ना। अब बताओगे इनमें से कौन सा होगा, बी या डी? अच्छा कुछ का आंसर बी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है। अच्छा अगर हम पूछ लें 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 के पावर में कितना होगा? 10 पावर माइनस का 9 होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है 1/10 के पावर माइनस 9 मीटर और एक में दिया 1/10 के पावर 9 मीटर। ठीक है, तो अब बताओगे ये वाला होगा या ये वाला होगा? कौन सा होगा? डी वाला। अगर यहाँ पर ये ना दिया होता, डायरेक्ट बस ये होता 10 पावर माइनस 9 मीटर, तो आंसर क्या हो जाता? बी होता। लेकिन 1/10 में तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। अब हम लोग कुछ क्या करेंगे, यहाँ 10 की पावर जो है वो देख लेते हैं। एक मिनट, ये वाली हम लोगों की पॉजिटिव पावर है। ठीक है, फिर नेगेटिव पावर भी देते हैं। जैसे दिया है डेका, डेका का मतलब क्या होता है? 10 पावर 1 होगा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा। तो यहाँ पर अगर पूछेगा डेका जो है वो 10 की पावर में कितना होगा, तो कितना होगा? 10,001। और हेक्टो पूछेगा 10,002। किलो पूछेगा 10,003। मेगा तो 10,006। मेगा मतलब ऐसे याद रख लेना, मैगी से कहते हैं ना, मैगी 2 से 3 मिनट में क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो 2 तिहाई कितना होता है? 6 होता है, तो 10,006 हो जाएगा। किलो जानते ही हो, ठीक है, 10,003। और फिर इसके बाद में गीगा। देखो अगर 10 के पावर 9 होगा तो ये क्या होगा? गीगा। और अगर 10 के पावर माइनस का 9 होगा, कितना होगा? 10 के पावर माइनस 9, तब इसका आंसर क्या होगा? नैनोमीटर होगा। क्या होगा? नैनोमीटर होगा। तो यहाँ पर 10 की पावर 9, ये क्या होगा? हाँ, गीगा या गीगा। और टेरा याद रखना, टेरा मतलब देखो ऐसे लिखोगे टेरा, टेरा को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? तेरह में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टेरा है लेकिन घात में कितना है? मतलब तेरह को क्या पढ़ोगे? तेरह, लेकिन एक कम कर दोगे, कितना? 12 हो जाएगा। तो 10,012। और पेटा तो कितना है? 15। और एक्सा 18। देखो यहाँ पर से प्लस का 3 चल रहा है। कितना चल रहा है? प्लस का 3 चल रहा है। तो 10,003 होगा तो किलो हो जाएगा। और 10,002 होगा, 10,002 क्या होगा? और 10,001, हाँ। और मेगा जो होगा 10,006। और गीगा 10,009। और टेरा तो जैसे ही आए टेरा तो क्या एक पढ़ोगे? 13, 13 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10,012। और इसके अलावा पेटा कितना होगा? 10,015। ये सारी प्लस वाली पावर है। एक्सा तो एक्सा कितना है? 18 है। जेटा कितना है? 21 है। इसके बाद में देखो जेटा 21 है और योटा कितना है? 24। अगर हम बात करें वाई, वाई का कोड कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो याद रख लेना, इसमें हमने -1 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 10,024 है तो योटा हो जाएगा, और 10,021 है तो क्या होगा? जेटा होगा। ये सारी जो पावर दी गई है वो किसमें है? प्लस वाली है। एक बार चलो हम लोग क्या करते हैं,
हाँ ऐसे कर लेते हैं। डेका बताओगे कितना होगा? 10⁻1। और बात करें गीगा, 10⁻9। और मेगा 10⁻, किलो और हेक्टो 10⁻2। और बात करें पेटा 10,000 और टेरा 10,000 और एक्सा 10,018। योटा में 10,024 और जेटा में 10 पावर, ठीक है, 10,021 हो जाएगा। तो ये हो गई सारी हम लोगों की पॉजिटिव पावर। अब बस इसी में क्या हो जाएगा? माइनस। देखो वहां था योटा 10,024 है, यहाँ पर क्या है? योक्टो है। वहां योटा है, यहाँ पर क्या है? योक्टो है। और वहां पर क्या था? जेटा था, 10,021 था, यहाँ पर 10,-21। ठीक है। अगर कहेगा योटो तो पावर में कितना हो जाएगा? देखो चाहे योटा हो चाहे योक्टो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? योक्टो, यहाँ पर लिखा है योटा, मतलब दोनों में क्या है? 24 है, लेकिन योक्टो है तो माइनस में होगा, और अगर योटा है तो क्या होगा? प्लस में। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था क्या? जेटा, यहाँ पर क्या है? जेप्टो। क्या है? जेप्टो। तो जेटा में कितना पढ़ा था? 10,021 पढ़ा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -21 हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोगों ने 10,018 जो पढ़ा था वो एक्सा पढ़ा था, ठीक है, 10,018 क्या पढ़ा था? एक्सा। और 10,015 क्या पढ़ा था? पेटा। क्या पढ़ा था? पेटा। लेकिन यहाँ पर क्या है? फेम्टो है। 10,-15 क्या है? फेम्टो है। और 10,-12 क्या है? पिको। अच्छा 10,12 क्या था? क्या था? 12, मतलब 12 के बाद 13, या 13-1 तो क्या आ जाएगा? 12। अच्छा यहाँ पर जैसे 10,-12 बता दिया, वहां 10,9 क्या था? गीगा। क्या था? गीगा। लेकिन यहाँ पर 10,-9 पहला क्वेश्चन था हम लोगों का, ठीक है, 10,-9। और 10,-6 जो होगा वो क्या होगा? माइक्रो। क्या होगा? माइक्रो। और 10,000, देखो वहां पर 10,006 क्या था? मेगा था। यहाँ पर क्या है? ऐसे याद रखना, मेगा। देखो वहां पर हमने बताया था मेगा मतलब मैगी से, और यहाँ पर क्या? माइक्रो मतलब माइक्रोनी से। तो मैगी और माइक्रोनी, ठीक है, 2 से 3 मिनट में, मतलब याद कर लेंगे। तो 2 गुणा 3 मतलब 6। दोनों में क्या आएगा? पावर में 6, एक में प्लस है और एक में माइनस है। अब देखो याद रखना, जिसमें कम वर्ड है, जिसमें कम वर्ड है वो प्लस वाला है, और जिसमें ज्यादा है वो माइनस वाला है। क्या ऐसे? इसमें ऋणात्मक या माइनस में ना आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है? ना आ रहा है माइक्रो या माइक्रोन में। माइक्रो की जगह माइक्रोन भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। और मिली और किलो में कितना होता है? अगर यहीं पर हम क्या कर दें, 10,003 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? किलो हो जाएगा। और सेंटी 10,-2, और अगर हम 10,002 कर देंगे तब क्या हो जाएगा? क्या होगा? हेक्टो। और 10,-1 है, 10,001 कर देंगे तब क्या हो जाएगा? क्या होगा? डेका। तो डेका, हेक्टो, किलो, और किलो के बाद में फिर क्या पढ़ा था? हाँ, मेगा। मेगा के बाद में गीगा, गीगा के बाद में टेरा, ठीक है, टेरा के बाद में पेटा, और पेटा के बाद में एक्सा, एक्सा के बाद में जेटा, और जेटा के बाद में येटा, ठीक है। अब देखो दोनों को हम क्या करते हैं? हाइड कर दे रहे हैं।
और फिर हम पूछ रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं प्लस वाली, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव वाली और एक तरफ निगेटिव। अगर लिखा है 10⁻1 तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, डे का। और अगर हम कह दें 10⁻−1 क्या होगा, देसी होगा, क्या होगा, देसी। और यहीं पर अगर 10⁻2 कर दें तब क्या होगा, किलो, हेक्टो, क्या होगा, हेक्टो। और अगर 10⁻−2, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंटी हो जाएगा। और फिर इसके बाद में 10⁻3 क्या होगा, किलो हो जाएगा। और 10⁻−3 क्या होगा, मिली हो जाएगा। और 10⁻6 क्या होगा, मेगा, क्या होगा, बताया था, मेगा मतलब मैगी से। और 10⁻−6 क्या होगा, माइक्रो। 10⁻9 क्या होगा, गीगा। और 10⁻−9 क्या होगा, नैनो होगा, क्या होगा, नैनो। इसके बाद में 10⁻12 लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, 13। और 10⁻−12 क्या होगा, 10⁻15 क्या होगा, पेटा। और 10⁻−15 क्या होगा, पेम्टो। और 10⁻18 क्या होगा, एक्सा। और 10⁻−18 क्या होगा, एक्टो। और 10⁻21 क्या होगा, जेटा। और 10⁻−21 क्या होगा, जेटो या जेप्टो, ठीक है, क्या होगा, जेप्टो। और लास्ट क्या बचा, 10⁻24 तो क्या हो जाएगा, येट्टा, क्या होगा। और 10⁻−24 क्या होगा, योक्टो, क्या होगा, योक्टो। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पावर, बस इन्हीं में से पावर आएगी। और सबसे ज्यादा जो पूछी जाती वो ये वाली बता रहे हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, और इसके अलावा हाँ पिको वाला भी पूछ लेता है। इसके अलावा इसमें से गीगा और मेगा, ठीक है, बस याद तुम्हें सारी रखना, ठीक है, चाहे ये वाली आ जाए वो वाली आ जाए, ये तुमको उसमें मिल जाएगी पीडीएफ में, ठीक है। ये पूरा उसमें लिखा है, पावर प्लस वाली और माइनस वाली। अब बताओगे, अच्छा इसमें कुछ हमने उपकरण वाली डाल दी है, जैसे देखोगे कुछ मापक यंत्र, जैसे मान लो पूछ लेगा कि अल्टीमीटर, अल्टीमीटर एक क्या है, उपकरण है, क्या मापता है, ठीक है, तो ये ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है। और एनीमोमीटर क्या मापता है, बोलो, वायु की गति। देखो ए से एनिमो है और ए से एयर, ठीक है, तो ये वायु की गति मापने का यंत्र है। और ऑडियोमीटर, तो हमेशा याद रखना जहां भी ऑडियो वर्ड आएगा तो वो किससे रिलेटेड होगा, साउंड से रिलेटेड होगा, तो ये क्या मापता है, ध्वनि की तीव्रता मापता है। बैरोमीटर ये सभी जानते हो, क्या क्या मेजर करता है, वायुमंडलीय दाब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर से ये क्या करता है, तो इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है, ठीक है। जो मोटाई अगर मापना हो
तो किससे मापेंगे? बोलो। तो जो वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, इसी के द्वारा मोटाई मेजर की जाती है। नेक्स्ट है फेदोमीटर। अच्छा बताओगे फेदम क्या है? फेदम बोलो। किसकी? समुद्र की क्या? समुद्र की गहराई। एक होती है समुद्री गति और एक होती है समुद्री दूरी और एक होती है समुद्री गहराई। अब बताओगे जो समुद्री गति है, तुमने पढ़ा एक नॉट होती है, एक नॉटिकल मील होती है और एक फैदम है। तो कौन सी नॉट है और कौन सी? हमेशा याद रखना, कहते हैं ना हमने इतने मील दूरी तय की, इतने मील दूरी तय की। तो जो समुद्री दूरी है तो इसका मतलब इसमें दूरी वाले में क्या आएगा? मील। क्या आएगा? मील। और कौन सा मील? तो नॉटिकल मील। कौन सा मील? नॉटिकल मील। अगर तुम किसी से कह रहे हो कि चलो हम लोग समुद्र की दूरी तय करते हैं, तो वो क्या करेगा? नाटक करेगा। ठीक है, क्या कहेगा? नॉट मतलब नहीं, कल चलेंगे। तो नॉटिकल ये नाटक टाइप का करेगा, ऐसे याद रखना। तो दूरी है तो मील आएगा। और समुद्री गति, और तुम अपने दोस्त से कहोगे कि चलो हम लोग कहाँ गति करते हैं जल के? समुद्र में, तो वो आंसर क्या देगा? नॉट मतलब नहीं। ठीक है, तो ये जो नॉट है ये समुद्र की गति मापने का क्या है? मात्रक है। और समुद्री दूरी मापने का मात्रक क्या होता है? समुद्री दूरी को किसमें मापते हैं? तो नॉटिकल मील में। और समुद्री गहराई फैदम। ठीक है, कि समुद्र की गहराई में जाओगे तो क्या निकल जाएगी? दम। समुद्र की गहराई में जाओगे तो क्या निकल जाएगी? दम। दम से फैदम। तो समुद्री दूरी किसमें मापी जाती है? समुद्री दूरी नॉटिकल मील। दूरी है तो मील में, कहते ना हमने इतने मील दूरी तय की, तो यहाँ पर समुद्री है तो नॉटिकल वर्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, और समुद्री गहराई और समुद्री और गति नॉट में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिया था फैदोमीटर, तो जहां भी मीटर लग जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है? यंत्र हो जाता है। तो फैदम क्या करता है? समुद्र की गहराई का मात्रक होता है, लेकिन फैदोमीटर है तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है गायरोस्कोप। तो इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, जितनी भी जो वस्तुएं क्या है घूम रही है उनकी गति इस यंत्र के द्वारा। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। बताओ, दोनों अच्छा लिखे हैं। एक हाइग्रोस्कोप लिखा है, बताओ। हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। बताओगे ये क्या मेजर करता है और ये क्या मेजर करता है? तो जैसा ही आए ड्रो, तुम पढ़ोगे ड्रो है तो ड्रो है। ड्रो, ठीक है, यहाँ पर क्या रहा? ड्रो मतलब द्रव। तो ये द्रवों का घनत्व मापता है। क्या करता है? द्रवों का घनत्व आ जाए या अपेक्षित घनत्व है, द्रवों का घनत्व मापने का यंत्र होता है। और जो हाइग्रोमीटर होता है तो ये क्या करता है? वायु की आर्द्रता या नमी। नमी वर्ड दे दे या आर्द्रता दे दे, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइग्रोमीटर हो जाएगा। तो यहां दिया था हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है? क्या करता है? इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। इसके बाद में दिया हाइग्रोस्कोप। यह वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। अगर स्कोप वर्ड है, ठीक है, तो ये वायुमंडलीय जो आर्द्रता है उसमें परिवर्तन दिखाने वाला है हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या आएगा?
हाइग्रोमीटर तो वायु की नमी को क्या करेगा, वायु की नमी को मापता है। इसके बाद में लैक्टोमीटर। अच्छा, एक है लैक्टोमीटर और एक होता है ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर क्या करता है, हाँ, दूध में वसा मापने का यंत्र होता है। उसमें कितना फैट है, ठीक है, वो कौन मेजर करेगा, ब्यूटायरोमीटर। लेकिन दूध की जो क्वालिटी है वो कौन बताता है, लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र क्या होता है, लैक्टोमीटर। यह यंत्र दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है, जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है कि इसमें कितना पानी मिलाया गया है। लेकिन फैट का किससे पता चलेगा, ब्यूटायरोमीटर से, ठीक है। ये क्या करता है, दूध में वसा मापता है। इसके बाद में दिया है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, ठीक है। एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, तो स्पीड ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। लेकिन ओडोमीटर तो इससे क्या करते हैं, ठीक है, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी के लिए ओडोमीटर आएगा और स्पीड के लिए स्पीडोमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्कोप। तो ये क्या करता है, इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं दीवार के दूसरी ओर, ठीक है। और पायरोमीटर क्या करता है, तो ये जो हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, पायरोमीटर का। और पॉलीग्राफ, तो पॉली, जैसे पॉली है तो बोली, क्या बोली, झूठ बोली। तो झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पॉलीग्राफ। और रडार क्या करता है, तो रास्ता रडार है तो रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रडार का अच्छा फुल फॉर्म बताओगे क्या होता है, हाँ, ये इंटर में बहुत बार ये वर्ड यूज किया है, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड क्या होता है, रेंजिंग होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये याद रखना। ये हो गया ना, अच्छा अभी ये नहीं होगा। अच्छा बताओगे सीस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ क्या है, और एक होता है रिएक्टर पैमाना जिसको रिएक्टर स्केल भी बोलते हैं, बोलो। रिएक्टर स्केल क्या है, देखो यहां पर है सीस्मोग्राफ। इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले जो भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। मतलब सीस्मोग्राफ क्या करता है, ये भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। लेकिन भूकंप को मापा किसमें जाता है, किससे मापा जाता है, सीस्मोग्राफ से। किसमें मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल में। कहते हैं ना कि इतने रिएक्टर का क्या आया है, भूकंप आया है, ठीक है। तो मापा किससे जाता है, सीस्मोग्राफ से। मापा किसमें जाता है, तो रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाने। स्पीडोमीटर अभी बता ही चुके हैं, ठीक है। स्पीडो मतलब स्पीड, तो वाहनों की गति। धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या करता है, देखो एक होता है अमीटर। अमीटर क्या बताता है, बोलो। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या होता है, अमीटर होता है। लेकिन विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए तब उसमें धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का क्या है, अमीटर ही है, ठीक है।
यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जैसे दिया है स्फिग्नोमैनोमीटर होता है और एक होता है स्टेथोस्कोप। एक बताओगे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या मेजर करता है? देखो याद रखना, स्टे मतलब रुकना। कौन सा ऐसा शरीर का अंग है जो कभी रुकता नहीं है? हृदय। ठीक है, तो हृदय की धड़कन मापने का है। हृदय की धड़कन मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप। और स्फिग्नोमैनोमीटर क्या करता है? ये ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीपी। इसके बाद में दिया है रेन गेज। तो रेन का मतलब क्या होता है? वर्षा। ठीक है, तो ये क्या करता है? वर्षा को मापने का, कि जहां भी वर्षा हो रही है तो कितने। अच्छा, वर्षा को मापा किसमें जाता है? मापा किससे जाता है? तो रेन गेज से। मापा किसमें जाता है? तो हमेशा याद रखना, वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है। सैलिनोमीटर, यह किसी विलयन की लवणता को मापने वाला। वही सैलिनो याद रख लेना। क्या? सैलिनो मतलब सोल्यूशन से। ठीक है, सोल्यूशन मतलब विलयन। तो किसी विलयन की लवणता का पता लगाने में सैलिनोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद में बताओगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? जो एसी होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और सक्सेटेंट ये क्या करता है? तो याद रखना, ये दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई का पता लगाने में। ऐसे याद रख लेना, सक्सेटेंट है तो इसको देखोगे सक्स मतलब सक्सेस, और सक्सेस अगर मिल जाती है तो हमें क्या, ऊंचाइयों पर, ठीक है, कहते हैं ना कि ऊंचाई बुलंदी हासिल कर ली है, तो वही याद रख लेना। तो सेक्सटेंट है किसके लिए? ऊंचाई के लिए। चलो बताओ, जल्दी जल्दी करते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? किसका? थर्मामीटर का किसमें? ठीक है, शरीर का ताप मापने का। और ओडोमीटर, ठीक है, हाँ, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। इसके बाद में दिया है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाँ, वायु की आर्द्रता। और यहीं पर अगर आ जाए हाइड्रोमीटर, तो क्या बताओगे? द्रवों का घनत्व या अपेक्षित घनत्व। इसके बाद में हाँ, इसमें बताओगे हवा की गति को मापने के लिए किस यंत्र का? बताया था, हवा मतलब एयर, क्या हो जाएगा? एनेमोमीटर। ओडोमीटर अभी बता ही चुके हैं। ठीक है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। और हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायु की आर्द्रता। और अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा। इसके बाद में बताओगे ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या दूरी हो जाएगा? कितना दिख रहा है? तो बस जल्दी जल्दी ऐसे ही करवा दें। हाँ, अब बताओगे एक शॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हाँ, कुछ सोच रहे होंगे कि ये शॉफ्ट क्या होता है। हाँ, जो उसने देखा होगा पंखे में ऐसे ऐसे करके घूमता है, जैसा है वहां पर, उसमें कई वाहनों वगैरह में कई चीजों में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है? क्या इसमें एनीमोमीटर का यूज होगा? अच्छा, क्रोनोमीटर का यूज किसमें होता है?
जो निम्न ताप होता है, ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है। स्पीडोमीटर, तो ये स्पीड के लिए हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइकोमीटर। एक शॉक की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दूध के घनत्व को मापने के लिए बताओगे किसका यूज होता है, किसका, लैक्टोमीटर। थर्मामीटर पता ही है, ठीक है। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, वायुमंडलीय दाब। हाइड्रोमीटर क्या करता है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। हाँ वो तो इजी इजी थे क्वेश्चन, और अभी जितने भी करंट एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के ही इसमें क्वेश्चन लिए हैं। अभी देखोगे ये 25/11/2024 में जो एग्जाम हुआ है, इसमें पूछा है निम्न विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व है, कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो उसका प्रतिरोध कर रहा है, प्रतिरोध मतलब उसमें रुकावट पैदा हो रही है, ठीक है, तो वो किसके कारण, जड़त्व के कारण, या त्वरण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण, या संवेग के कारण, किसके कारण। जैसे मान लो कि अगर हमने यहाँ पर से कोई चीज फेंकी है और वो यहाँ पर से लुढ़कती हुई चली जा रही है, ठीक है, लुढ़कते लुढ़कते फिर क्या है, कहीं पर अगर वो रुक गई, उसको कहीं पर कुछ मिल गया टेक लगाने के लिए, तो इसका मतलब वो क्या है, जड़त्व के कारण वस्तु क्या हो गई, रुक गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर क्या होती है, मुड़ती है, तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है। जैसे क्या मोटर कार तेज चाल से चल रही है और अचानक से ब्रेक लग जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आगे हम लोग एक और क्या करने लगते हैं, झुकने लगते हैं। तो ये किस नियम पे आएगा, संवेग संरक्षण का नियम, या दूसरा नियम, या तीसरा, या पहला, कौन सा नियम, तीसरा वाला क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मान लो अगर तुम जा रहे हो, किसी के धक्का लग गया, तो धक्का मतलब तुमने क्रिया की और तुम्हें मिला एक थप्पड़, तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, ठीक है। तो ये गति का तीसरा नियम है, लेकिन यहाँ पर कौन सा होगा, गति का पहला नियम। और गति के पहले नियम को ही किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम। और गति के तीसरे नियम को और हम किस नाम से जानते हैं। इसमें देखोगे हमने एग्जाम्पल भी, मतलब इसमें एग्जाम्पल ऐड कर दिए कि जो गति का तीसरा नियम है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तीसरा नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, या हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या है तीसरे नियम के, जैसे बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगना, या नाविक के, जैसे हम लोग बंदूक चला रहे हैं, ठीक है, तो तुमने क्रिया की और उसने भी उसका अपोजिट प्रतिक्रिया की, एकदम से झटका लगेगा, ठीक है, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो ये आएगा गति के थर्ड लॉ में। नाविक के नाव से आगे की दिशा में कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, कि जैसे तुम नाव से जैसे ही आगे की ओर कूदे, ठीक है, तुमने एक कदम अपने उससे खींचे, ठीक है, क्रिया की, तो उसने भी अपनी क्या है प्रतिक्रिया दिखा दी कि तुम आगे जा रहे हैं तो हम पीछे हट जा रहे हैं, हाँ गिर जाओगे। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना, ये भी किसमें आएगा, तीसरा नियम। इसके बाद में बताओगे द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, बताओ जल्दी से। द्रव्यमान और जड़त्व
के संबंध में पूछ रहा है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है या जड़त्व द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है या जड़त्व द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है या उपलब्ध आंकड़े किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही होगा सी, जड़त्व द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। देखो स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। अब बताओगे, हमने दो आंसर कैंसिल कर दिए कि नन ऑफ दीज नहीं होगा और स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से बताओ क्या होगा, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। तो आंसर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद में दिया है गति के प्रथम नियम को निम्न में से क्या कहा जाता है। वो अभी बताया था कि जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है कि प्रथम मतलब पहले बार में ही क्या है, जड़ दिया। जड़ने से याद रख लेना जड़त्व का नियम। चलो ये वाले का आंसर बताओ, इतना दिख रहा है। वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक जो प्रवृत्ति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कि अपनी क्या है, विराम अवस्था है या एक गति अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें परिवर्तन लाने में कौन भूमिका निभाती है, कौन निभाता है, तो जड़त्व हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी यही 26 दिसंबर 2024 में पूछा गया है। अब बताओ, ये सभी जानते हो कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे एक ही पिंड पर लगते हैं, या प्रत्येक क्रिया की असमान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे एक ही पिंड पर लगते हैं, या प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगते हैं, या प्रत्येक क्रिया की समान और लंबवत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर, ए भी आ गया, सी भी आ गया, और बताओ ए नंबर। अच्छा ए वाले ज्यादा है, बी है किसी का, अच्छा सी वाले भी आ गए, और बी और डी। देखो समझो, हमेशा याद रखना कि प्रत्येक क्रिया की चलो उससे कुछ नहीं, हाँ बताओ, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती, कैसी होती, समान और एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगते हैं, एक ही पिंड पर नहीं लगते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, जैसे अगर बंदूक से गोली दागी जा रही है, ठीक है, तो उसमें झटका लगेगा तो बंदूक और आदमी के ऊपर, तो दो अलग अलग पिंड हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है, एक ही नहीं होता है। तो इसमें क्या एक ही पिंड पर लगते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी एक ही पिंड दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये लंबवत वर्ड दिया है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बताओगे बल का एसआई मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी भी। हाँ कहते सभी जानते हैं, क्या होता है, न्यूटन। हाँ ये बताओगे संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, दिया है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स दिया है या किलोग्राम मीटर
इनवर्स और सेकेंड इनवर्स है, या किलोग्राम मीटर या किलोग्राम मीटर सेकेंड। देखो संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है, ठीक है। ए नंबर, हाँ सही तो है। तो इसका मीटर, m का मतलब क्या है, मास होता है, m का मतलब क्या होगा, किलोग्राम होगा। और v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में आती है, मीटर प्रति सेकंड में आती है। तो यहां पर हम प्रति ना करके अगर ऊपर इसको ले जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब बताओगे, मक्खी बैठी है, इसका आंसर बताओगे। दिया है संवेग की परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित के समानुपाती होती है। असंतुलित किसके मतलब समानुपाती, यहाँ पर तुम्हें फिल करना है, जड़त्व आघूर्ण के या कोणीय संवेग के या आघूर्ण के या बल के। ए नंबर बोलो, हमेशा याद रखना, जो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के, किसके, असंतुलित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसके बाद में दिया है, एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और एक गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल लगाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बताओ क्या होगा। अवमंदन बल लगाया गया, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नहीं, अगर उसमें अगर बल लगाया ही नहीं जा रहा, ठीक है, तब वहां पर, या अगर उसमें कार्य किया ही नहीं गया तब वहां पर शून्य होगा। लेकिन अवमंदन मतलब थोड़ा बल लगाया गया, ठीक है, अवमंदन, ठीक है। तो ये अज्ञात तो नहीं होगा, ना ही शून्य होगा। अब बताओगे धनात्मक होगा या ऋणात्मक, क्या होगा, धनात्मक नहीं होगा, क्या होगा, ऋणात्मक। और अगर अधिक बल लगाया जा रहा है तब वहां पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब बताओगे इसका आंसर, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीसरे मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। अच्छा ये रिपीट है, यह गति के किस नियम पर आधारित है, किस पर, पहले पर, ये हो चुका है, ये रिपीट है। अच्छा ये भी रिपीट है, मतलब उसी टाइप से है, लेकिन हाँ ये वाला नहीं रिपीट है। बताओ इसका क्या होगा, जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। यह गति के किस नियम का एक उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, गति का, एक मिनट, हाँ सही है, इसमें तीसरा ही दिया, मैं सोचा पहला दे दिया था। इसके बाद में बताओगे निम्न में से कौन सा विकल्प न्यूटन की गति के दूसरे नियम के समान है। बताओ, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र होती है, ठीक है, तो ए वाला नहीं होगा। जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है यह विरामावस्था में ही रहेगी। अच्छा बताओगे, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो वह तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई उसमें बाह्य बल न लगाया जाए, और अगर कोई विराम अवस्था में तो तब तक वह वस्तु विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, पहला नियम है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नियम के बारे में पूछ रहा है। रुको इसको पूरा शो कर दे। अब देखो उसने क्या पूछा, न्यूटन के गति के
दूसरे नियम। तो जो लोग बोल रहे हैं बी, तो बी कहां से होगा? किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, या किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? F बराबर ma होता है। तो ये क्या होगा? समानुपाती को ही क्या लिखते हैं? क्या उसका व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे? क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये कौन सा है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और ये भी कब पूछा गया है? 2018 में, और कई इसमें शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। बताओगे संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग अभी बताया था, P बराबर mv होता है। तो m का मतलब क्या होता है? मास मतलब द्रव्यमान, और v का मतलब वेलोसिटी, वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग हो जाएगा। ए नंबर वो लिखा द्रव्यमान और बल लिखा। अब बताओगे, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से संरक्षण पर? संवेग संरक्षण। या पूछ लेगा रॉकेट न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अब बताओगे इसका, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बताओगे, ये बताया था 1687। और किस बुक में है? प्रिंसिपिया। ठीक है, किस बुक में है? प्रिंसिपिया। अब बताओगे, बल की परिभाषा को किस नियम के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? व्याख्या पूछ रहा है बल की परिभाषा को, तो जो F बराबर व्याख्या पूछ रहा है उसकी। ठीक है, F बराबर ma मतलब बल का सूत्र पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? दूसरा नियम होगा। क्या होगा? न्यूटन के गति का दूसरा। और अगर केवल पूछेगा, उसमें पूछ लेगा जड़त्व की परिभाषा, ठीक है, तब न्यूटन की गति का पहला नियम हो जाएगा। इसीलिए उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, तो जड़त्व की परिभाषा पूछेगा तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, और बल का सूत्र पूछ ले या व्याख्या पूछ ले बल की, तो क्या हो जाएगा आंसर? दूसरा नियम हो जाएगा। हाँ, इससे रिलेटेड देखो, अभी ये सवाल पूछे गए एएलपी में 25 नवंबर 2024 को। इसमें दिया है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा है। बताओ, बल पूछ रहा है, बल F बराबर क्या होता है? ma होता है। यहां पर देखोगे m कितना है? m 10 है, और यहां पर त्वरण कितना है? 2.5 है। अब यहां पर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, और 25 क्या? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी इतने इजी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर तुम्हें पता है F बराबर ma होता है तो उसी सूत्र में रखोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, यहां पर बताओगे ये किस सूत्र से? एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 25 किलोग्राम, और वेग कितना है? ठीक है, 60 मीटर प्रति सेकंड दिया है। वस्तु का संवेग तो P बराबर mv होता है। अब यहाँ पर m कितना दिया गया है? 85,
और इंटू 60 करोगे, 0 0 48 3 51, तो 5100 आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सॉल्व कर लोगे। हाँ, यहाँ पर बताओगे इसका आंसर। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो पहला दिया है ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या संवेग दोगुना हो जाएगा, या त्वरण दोगुना हो जाएगा, या गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या दोगुना होगा, हमेशा याद रखना, अगर हम किसी गतिमान पिंड की चाल को अगर दोगुना करेंगे, ठीक है, तो उसका जो संवेग होगा वो भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यहां पर बताओगे, दिया है 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिचित वेग कितना है, बताओ। अच्छा, यहाँ पर इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे, किस सूत्र से, बोलो। अगर यहाँ पर देखोगे ये वेग दिया है, मतलब v बराबर 150 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और यहाँ पर ये क्या दिया है, द्रव्यमान दिया गया है कितना, मतलब m बराबर दिया है 30 ग्राम, और इसको हम किसमें कन्वर्ट कर ले, अगर किलोग्राम है तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.03 किलोग्राम आ जाएगा, क्योंकि इसमें इस फार्मूले में जब हम लोग रखते हैं ना, तो उसमें किसमें दिया रहता है, किलोग्राम में द्रव्यमान दिया रहता, तो उसी हिसाब से करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर दिया है इसका वेग कितना है, लेकिन इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, p बराबर पिस्तौल का प्रतिच्छेद वेग, या इसी को हम कहते हैं कि जब क्या है कि एक पिस्तौल से या बंदूक से गोली, ठीक है, दागी जाती है, तो जो पीछे की ओर क्या लगता है, झटका लगता है, ठीक है। पहले अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, जो संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है, m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे। तो m1 कितना दिया है, 2 किलोग्राम, यहाँ पर क्योंकि किलोग्राम में दिया, यहाँ पर ग्राम में दिया, ठीक है, तो हमने दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो m1 कितना हो जाएगा 2 गुणा, और फिर इसने क्या है v1 कितना दिया है 150, और फिर इसके बाद में एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतिच्छेद वेग कितना है, और m2 है 0.03 इंटू v2 ज्ञात करना है ना, प्रतिच्छेद वेग का मतलब होता है जो हमारा v1 है, ठीक है, कैसे
C2 यहाँ पर ये 150 रखेंगे। बता रहे हैं, एक मिनट। एक मिनट। M1 V1 बराबर M2 V2 हो जाएगा, और M1 दिया है 2 गुना V1 दिया नहीं गया है, ठीक है, M2.03, और V2 दिया गया है कितना, 150 दिया गया है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो 15 या 45 हो जाएगा, कितना, 4.5, और बटे अगर V1 बराबर हम कर ले, V1 बराबर 4.5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको अगर करोगे 2 दूनी 4, फिर दशमलव लगाओगे, इसमें 2 पॉइंट कुछ करके दिया है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा 2.25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। बताओगे, जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं, F बराबर क्या होता है, ma, नहीं, और भी एक सूत्र होता है इसका, v माइनस यू करके होता है, अपॉन में t होता है, ठीक है, v कौन सा वेग होता है, प्रारंभिक या अंतिम वेग, ठीक है, और u क्या होता है, ठीक है, बाह्य वेग हो जाएगा। तो ये F बराबर m और v माइनस यू अपान में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो F निकालना है, m कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, और फिर यहाँ पर 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4, और अपान में क्या हो जाएगा, t कितना दिया है, हाँ ठीक है। तो अब देखोगे 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 क्या, न्यूटन। तो ये वाला सूत्र भी याद रखना है, ठीक है, कि F बराबर ma तो रटा है, लेकिन F बराबर m और v माइनस यू अपान में t, ये सूत्र याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। बताओगे इसका आंसर क्या होगा। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, ठीक है, तय की गई है, कितनी, 5। अच्छा, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, 1 2 3। अच्छा, पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम और 5वीं अवस्था का नाम बताओ। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा, और 5वीं कौन सी है, बोलो, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको देखो, प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा लिखेंगे मतलब 5 जो है ऐसे बनता है, और ऐसे ही क्या बनता है, 4 बनता है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा है, और बीईसी कौन सी है, 5वीं। बताओगे, निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, किसमें, ठोस में, ठीक है, जो ठोस में सबसे
अधिक, फिर ठोस से कम, द्रव में, द्रव से जो सबसे कम पूछ लेगा किसमें, गैस में। इसका आंसर बताओ, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अभी वो वाले भी ऑप्शन दिखा रहे हैं। पहला दिया है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, या पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उसने पूछा है कौन सा गलत है, बताओ कौन सा होगा। क्या पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, नहीं होते हैं ना, गतिशील अवस्था में होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा। बाकी पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी क्या है, सही है। और इसके अलावा दिया है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये भी क्या है, सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी क्या है, सही है। अब क्या हुआ इसमें, चलो बताओ जल्दी से। मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से, समागी और विषमागी। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। और अगर मिल जाते हैं तो उसे मिश्रण ही बोलते हैं, ठीक है। उसने बोला जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते, मतलब विलयन नहीं बना रहे, तब उसे हम क्या कहेंगे, अमिश्रणी बोलेंगे। देखो मिश्रणी का मतलब क्या होता है, मिश्रण बनाते हैं, और आ का मतलब नहीं, तो उसने बोला था कि मिश्रण नहीं बनाते, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक यौगिक नहीं है, बोलो कौन सा यौगिक नहीं है। और यौगिक बताओगे कहते किसे, यौगिक कहते किसे हैं, दो या दो से, या हम कह सकते जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, यौगिक। लेकिन मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे। तो क्या हो जाएगा इसमें, लेड, क्योंकि लेड क्या है, पीबी होता है सिंबल, तो ये एक क्या है, तत्व कह सकते हैं या परमाणु कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या नहीं है, यौगिक नहीं है। अच्छा अगर हमने लिखा है H2O, ये यौगिक है या नहीं। अगर हमने लिख दिया He, अगर CO लिखा है, ये है, बोलो है या नहीं। CO लिखा है, ये नहीं, क्योंकि ये कोबाल्ट का है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, लेकिन ये यौगिक नहीं है। इसके बाद में बताओगे निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, कोषों का द्रव में पिघलना, बोलो क्या होगा, भौतिक है। कोष का द्रव में, जैसे बर्फ से पानी, बर्फ से क्या बन गया, पानी, और फिर हम पानी से क्या बना सकते हैं, पानी से बर्फ बन जाएगी। तो जब एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट जो है पुनः से उसी में कन्वर्ट हो जाए, अपनी मूल अवस्था में आ जाए, ठीक है, मतलब ए से अगर हमने बी बनाया तो बी से फिर से ए बन जाए, तो वही क्या है हमारा, क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लो अगर तुमने दूध से क्या बना दिया, दही, अब अगर दही से दूध फिर से बन जाए तो यही क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्या पॉसिबल है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोषों का द्रवों में पिघलना भौतिक परिवर्तन ये है। ठीक है, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, गैसों का द्रव में मतलब गैस का क्या है, द्रव में, और द्रव से फिर से गैस में। अच्छा, अगर कोई गैस का द्रव में बदलना, ये क्या कहलाता है, गैस से द्रव में क्या कहलाएगा, संघनन। ठीक है, कि गैस का मतलब क्या, पहले बारिश से पहले क्या बादल बनते हैं, फिर वो वर्षा के रूप में आते हैं। ठीक है, तो गैस से द्रव में। पदार्थों का किण्वन, किण्वन का मतलब क्या होता है, सड़ना। ठीक है, तो अगर कोई पदार्थ सड़ गया तो क्या फिर से अपनी मूल अवस्था में आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये वाष्प में, द्रव से वाष्प में, वाष्प में से फिर से किसमें, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये बताओ इसका, दिया है वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन, असंतृप्त। वेरी गुड। देखो, निलंबन होता है, निलंबन को ही क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन को ही हिंदी में निलंबन बोलते हैं। और जिसको अगर ये वर्ड पता था तो वो आंसर कर जाएगा, जिसको नहीं पता है तो वो नहीं कर पाएगा। हाँ, अब इसमें बताओ, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, क्या है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो शक्कर क्या है, विलेय है या विलायक है, क्या है, विलेय। अब इसमें बताओ कौन सा होगा, कौन सा, घुला हुआ पदार्थ। जो घुला हुआ पदार्थ है उसी को ही क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और अच्छा, इसमें शक्कर के घोल में जब घोल बना उसमें पानी भी होगा, पानी क्या है, विलायक। इसके बाद में बताओगे, निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। ऊर्ध्वपातक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन। बोलो कौन सा होगा, कौन सा नहीं है ये बताना है। सोडियम सल्फेट, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, बेंजीन। ठीक है, ये होते हैं। सबसे ज्यादा तो कपूर वाला पूछा जाता है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन कहते किसे हैं, अगर ठोस से डायरेक्ट किसमें, गैस में। जैसे हम लोग कपूर को जलाते हैं, कपूर किस अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में, किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो आंसर क्या होगा, सोडियम सल्फेट नहीं होता, अमोनियम क्लोराइड होता है, नेफ्थलीन होता है। ठीक है, और कपूर होता है, लेकिन सोडियम सल्फेट। लेकिन यहीं पर सोडियम क्लोराइड होगा या नहीं होगा, बताओ इसका आंसर जल्दी से बताओ। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तरल का मतलब क्या है, द्रव, द्रव से किसमें, गैस, तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। ब्राउनियन गति की खोज किसने, रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद में बताओगे, विलय और विलायक का समान मिश्रण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विलयन। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। इसमें क्या दिया है, परम तापमान दिया है, इसी को ही परम शून्य ताप भी बोलते हैं।
ठीक है, ये कंप्लीट हो गया।